नमस्कार। आज इस वीडियो लेक्चर में हम राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में चर्चा करेंगे। वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का जो ये टॉपिक है ये बहुत बेसिक है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। वैसे भी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी राष्ट्रीय आय की अवधारणा से संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो जनरली हम राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इन अवधारणाओं का प्रयोग जनरली एक दूसरे के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन इनमें अंतर भी है। तो राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है या राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं उसका अध्ययन करना किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय आय का जो विषय है, क्योंकि राष्ट्रीय आय के माध्यम से हम किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं, उसके विकास की भावी दिशा का और वर्तमान स्थिति का हम पता कर सकते हैं। विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलना भी हम राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के आधार पर करते हैं। राष्ट्रीय आय का जो अध्ययन है वह अल्पकालीन दृष्टि और दीर्घकालीन दृष्टि दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। अल्पकालीन दृष्टि से राष्ट्रीय आय का जो अध्ययन है, तो राष्ट्रीय आय में होने वाले उतार चढ़ावों से हम अर्थव्यवस्था में होने वाली तेजी मंदी की दशाओं का या व्यापार चक्रों का अध्ययन करते हैं। और राष्ट्रीय आय की दीर्घकालीन प्रगतियों के आधार पर हम आर्थिक विकास का अध्ययन करते हैं, आर्थिक विकास की दिशा का अध्ययन करते हैं। तो राष्ट्रीय आय का अध्ययन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में चर्चा करने से पहले हम सबसे पहले इस एक सेंटेंस पर, एक कथन पर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें मैंने लिखा है कि एक देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। सामान्य भाषा में हम जो राष्ट्रीय आय का मतलब लेते हैं कि किसी भी देश के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं से अर्जित आय राष्ट्रीय आय है, यानी उत्पादन के जो साधन हैं उनको लगान, लाभ, वेतन, मजदूरी इत्यादि के रूप में जो आय सभी को प्राप्त होती है वह राष्ट्रीय आय है। लेकिन राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं की चर्चा करते समय हम सबसे पहले इस सेंटेंस पर फोकस करें, जिसमें आप देखिए कि मैंने लिखा है कि एक देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में कुछ वाक्य हैं या कुछ टर्म है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें को मैं अंडरलाइन करूँ। एक वर्ष की अवधि में अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। तो ये बेसिकली जो डेफिनेशन है वह जीडीपी की डेफिनेशन है या जीडीपी है, यानी किसी एक देश की जो भौगोलिक सीमाएं हैं, जो उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, उसमें उत्पादित एक वर्ष की अवधि में उत्पादित, यानी हमने समय अवधि निश्चित कर दी है एक वर्ष की अवधि, जिसे हम लेखा वर्ष भी बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं। जैसे भारत का अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च है, तो एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का, यहाँ पर हम वस्तु और सेवा दोनों ले रहे हैं, और यहाँ पर ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं ले रहे हैं। इसका मतलब है कि हम जो अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होने वाली जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको हम जो सकल घरेलू उत्पाद की जो अवधारणा है उसमें शामिल करेंगे। कहने का मतलब ये है कि उत्पादन प्रक्रिया में काम आने वाली मध्यवर्ती वस्तुओं को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। जो अंतिम वस्तुएं हैं, चाहे वो पूंजीगत वस्तुएं हैं या उपभोक्ता वस्तुएं हैं, और जो पुनः उत्पादन प्रक्रिया में काम नहीं आ रही हैं, हम उनको ही शामिल करते हैं।
अगली बात, हम मौद्रिक मूल्य ले रहे हैं, मॉनेटरी वैल्यू ले रहे हैं। हम जानते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में बहुत सी वस्तुएं, अनेक प्रकार की वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। वो अनेक वस्तुएं अलग अलग इकाइयों में व्यक्त की जाती हैं, लीटर में, मीटर में, मिलियन टन में, गैलन्स में। तो हम यदि किसी हम विभिन्न वस्तुओं का यदि हम योग करें कि इतने कपास उत्पन्न हुआ, इतना हमारा कपड़े का उत्पादन हुआ, तो हमारी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो हम सारी उत्पन्न वस्तुओं को एक मौद्रिक इकाई में, मौद्रिक मूल्य में उनको व्यक्त करते हैं। और कहने का मतलब ये है कि हम सारी वस्तुओं और सेवाओं को मौद्रिक मूल्य में व्यक्त करते हैं, मॉनेटरी टर्म में व्यक्त करते हैं, क्योंकि मुद्रा सामान्य एक मापदंड है सारी वस्तुओं और सेवाओं के लिए। तो हम ये मौद्रिक मूल्य ले रहे हैं। तो ये जो डेफिनेशन है या ये जो सेंटेंस है, ये किसी एक देश के जो सकल घरेलू उत्पाद को व्यक्त कर रहा है। सकल घरेलू उत्पाद, इसमें एक देश के अंतर्गत होने वाली जो आर्थिक क्रियाएं हैं, उनसे जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उनको हम, उनका जो योग है उसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे। इसका मतलब ये है कि एक देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंतर्गत जो विदेशी निवासी जो काम कर रहे हैं, उत्पादन क्रिया कर रहे हैं, वो इसमें शामिल होंगे। और जो हमारे देश के निवासी दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, वो आय अर्जित कर रहे हैं, वो इसमें शामिल नहीं होगा। यानी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत जो उत्पादन क्रिया हो रही है, हम उसको शामिल करते हैं। तो ये कंसेप्ट हुआ जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का। और अगला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी। जीएनपी और जीडीपी में जो अंतर है वो वह है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। जो हमारे देश के निवासी दूसरे देश में काम कर रहे हैं और जो आय अर्जित कर रहे हैं, वो जीएनपी में शामिल होगा। और जो हमारे देश में दूसरे देश के निवासी काम कर रहे हैं, आय अर्जित कर रहे हैं, वो जीएनपी में शामिल नहीं होगा। उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम जीएनपी में शामिल करेंगे। तो जीएनपी जो है, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। एनआईए का मतलब नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो इसमें हम देखते हैं कि जीएनपी जो है उसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय शामिल है। यदि एनआईए पॉजिटिव है तो जीएनपी जीडीपी से ज़्यादा होगा, और एनआईए यदि नेगेटिव है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय यदि नेगेटिव है, तो जीडीपी से कम होगा जीएनपी। अब एक चीज और कि अब इसमें हमने जो जीएनपी देखा कि ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद है और ये सकल घरेलू उत्पाद है। हमने यहाँ पर मौद्रिक मूल्य की बात करी कि हम वस्तुओं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ले रहे हैं। तो ये जो मूल्य है, हमें ये देखना होगा कि हम बाजार मूल्य ले रहे हैं या साधन लागत पर ले रहे हैं। और इन दोनों कंसेप्ट के आधार पर हमारे दो अलग अलग कंसेप्ट हो जाते हैं, जीएनपी एट फैक्टर एट मार्केट प्राइस और जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ऐसे ही जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो
जीएनपी जो है उसमें हम उत्पादित जो वस्तुएं सेवाएं हैं उनकी लागत के आधार पर हम वैल्यूएशन करते हैं कि उत्पादन क्रिया में जो वस्तुएं सेवाएं उत्पन्न हो रही हैं उनकी क्या लागत हो रही है, या हम ये करें कि उत्पादन के साधनों को जो आय उत्पादन क्रिया के दौरान जो दी जा रही है उनके ऊपर जो कॉस्ट आ रही है उसको हम शामिल करते हैं साधन लागत पर। लेकिन जो बाजार मूल्य है किसी वस्तु या सेवा का जो बाजार मूल्य है उस बाजार मूल्य में जो अप्रत्यक्ष कर है वह भी शामिल होता है। यानी जो साधन लागत है किसी वस्तु की जो साधन लागत है उसमें यदि हम अप्रत्यक्ष कर जोड़ दें, क्योंकि गवर्नमेंट अप्रत्यक्ष कर वसूल करती है वस्तुओं सेवाओं पर, उस अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दें तो वह बाजार मूल्य पर होगा। और एक बात और कि इसमें हमें कई बार क्या होता है गवर्नमेंट कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, उत्पादन की साधन लागत ज़्यादा आ रही है और उस जो गवर्नमेंट है वो उत्पादकों को सब्सिडी प्रदान करती है ताकि बाजार कीमत कम रह सके। तो इसलिए हम इसमें बाजार मूल्यों पर निकालते समय, चाहे वो जीएनपी है चाहे जीडीपी है, बाजार मूल्यों पर जीएनपी निकालते समय फैक्टर कॉस्ट में हम इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ते हैं और सब्सिडी को घटाते हैं। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ऐसे ही जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, आईटी मीन्स इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस एस मीन्स सब्सिडी, या आईटी इनडायरेक्ट टैक्स है, एस सब्सिडी है। अब उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो मशीनें हैं, जो उपकरण है, उनकी घिसावट होती है, टूट फूट हो जाती है, उनको रिप्लेस करना पड़ता है। तो हमें उसके लिए जिसको हम मूल्यह्रास कहते हैं उसको हमें घटाना होता है, उसके लिए अलग से हमें व्यवस्था करनी होती है पूंजी उपभोग भत्ता के रूप में। तो यदि हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटा दें तो हमारे पास एनएनपी आ जाएगा। जीएनपी में से यदि हम डेप्रिसिएशन घटा दें तो हमारे पास डी मीन्स डेप्रिसिएशन घटा दें तो हमारे पास एनएनपी आ जाएगा। अब इसमें भी एनएनपी एट मार्केट प्राइस है तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये दोनों कंसेप्ट हो गए आपके। तो ये हो गया शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और ये है बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। इसी प्रकार हम एनडीपी निकाल सकते हैं, एनडीपी जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। और यदि हम मार्केट प्राइस पर ले रहे हैं तो ये भी हम मार्केट प्राइस पर लेंगे, और यदि हम फैक्टर कॉस्ट पर ले रहे हैं तो हम जीडीपी भी फैक्टर कॉस्ट पर लेंगे। अब जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये जो है इसको हम एनआईपी कहते हैं।
राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद वह है जो उत्पादन के साधनों को लगान, ब्याज, लाभ, मजदूरी के रूप में वितरित किया जाता है। यानी राष्ट्रीय आय वह है जो उत्पादन क्रिया के दौरान विभिन्न जो आर्थिक क्रिया हो रही है उनसे जो सृजित आय है जो कि उत्पादन के साधनों को प्राप्त होती है। तो NNP फैक्टर कॉस्ट राष्ट्रीय आय के बराबर होती है। अब हमें एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पर कि हम कई बार जब राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं पढ़ते हैं तो कई बार आता है कि प्रचलित मूल्यों पर राष्ट्रीय आय और स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय। प्रचलित मूल्यों पर राष्ट्रीय आय और स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय। प्रचलित मूल्यों पर राष्ट्रीय आय का मतलब है कि मान लीजिए 2019-20 का उत्पादन है वस्तुओं और सेवाओं का और 2019-20 की ही हम कीमत ले रहे हैं। यानी हम जिस वर्ष का उत्पादन ले रहे हैं उसी वर्ष की हम कीमतें ले रहे हैं तो वह कहलाएगी प्रचलित मूल्यों पर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम एट करेंट प्राइसेस। और यदि हम मान लीजिए 2019-20 का उत्पादन है वस्तुओं और सेवाओं का और हम मान लीजिए हम आधार वर्ष मान लीजिए 2011-12 है अभी भारत में, तो 2011-12 की हम कीमतें ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय होगी नेशनल इनकम एट फिक्स्ड कॉस्ट। यानी हम एक किसी बेस ईयर की कीमतों के आधार पर करंट ईयर का जो प्रोडक्शन है उसका हम इवैल्यूएशन करते हैं तो वह स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय होगी। तो प्रचलित मूल्यों पर राष्ट्रीय आय को हम बोलते हैं मौद्रिक आय और स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय को हम बोलते हैं वास्तविक आय या रियल नेशनल इनकम। इसके बाद हम देख सकते हैं जो वास्तविक आय है हम उसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं, रियल इनकम मौद्रिक आय इंटू आधार वर्ष का कीमत सूचकांक अपॉन प्रचलित वर्ष का कीमत सूचकांक। तो इस प्रकार हम वास्तविक आय ज्ञात कर सकते हैं, मौद्रिक आय इंटू आधार वर्ष का कीमत सूचकांक डिवाइडेड बाई प्रचलित वर्ष का कीमत सूचकांक। अब अगला कंसेप्ट है, हमने ये देख लिया है, जीडीपी देख लिया है, जीएनपी देख लिया है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पर हमने जीडीपी और जीएनपी देख लिया है, एनएनपी देख लिया है, हमने नेशनल इनकम देख लिया है। अब बात आती है पर्सनल इनकम की, वैयक्तिक आय। वैयक्तिक आय या पर्सनल इनकम जिसको हम पीआई बोलते हैं, वैयक्तिक आय किसी देश के जो
व्यक्ति हैं उनको समस्त स्रोतों से प्राप्त आय है। इसमें हम जो कारक आय है, फैक्टर इनकम है, उसको भी शामिल करेंगे और इसको हम नेशनल इनकम में कुछ मदें जोड़कर और कुछ मदें घटाकर हम व्यक्तिगत आय, वैयक्तिक आय ज्ञात करते हैं। तो कौन सी मदें इसमें जोड़ी जाती हैं, यानी जो व्यक्ति हैं, देश के जो निवासी हैं, उनको सभी स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय वैयक्तिक आय होगी। तो जो वैयक्तिक आय है वह बराबर है राष्ट्रीय आय प्लस हस्तांतरण भुगतान पेंशन या मजदूरी भत्ता के रूप में जो लोगों को हस्तांतरण भुगतान प्राप्त होते हैं वह, प्लस राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज और इसमें से हम जो घटाएंगे वह है जो अवितरित निगम लाभ और इसके अलावा हम इसमें घटाएंगे निगम लाभ कर और इसमें से हम घटाएंगे सामाजिक सुरक्षा अंशदान। यानी जो पर्सनल इनकम है उस वह हम राष्ट्रीय आय में से हस्तांतरण भुगतान, राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण भुगतान जोड़ेंगे, राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज जोड़ेंगे और जो अवितरित निगम लाभ हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, उनको हम घटाएंगे। निगम लाभ कर जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है उसको हम घटाएंगे। सामाजिक सुरक्षा अंशदान को, जैसे प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉई अंशदान करते हैं उसको हम इसमें से घटाएंगे। तो हमारे पास वैयक्तिक आय आएगी जो कि व्यक्तियों की जेब में, पॉकेट में जो आय उन्हें प्राप्त होती है वो वैयक्तिक आय है। वैयक्तिक आय और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में प्रमुख अंतर ये है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जिसको हम PDI बोलते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, खर्च करने योग्य आय या प्रयोज्य आय, इन दोनों में जो अंतर है वो ये है कि जो वैयक्तिक आय है वो व्यक्तियों की प्रत्यक्ष करों को देने से पूर्व आय है और पर्सनल डिस्पोजेबल आय जो है वो PI माइनस डायरेक्ट टैक्सेस। यानी पर्सनल इनकम में से यदि डायरेक्ट टैक्सेस जो गवर्नमेंट को व्यक्तियों को पे करने होते हैं उसको यदि घटा दें तो प्रयोज्य आय या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम प्राप्त हो जाएगी। यह पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है C+S के बराबर होती है। यानी व्यक्ति अपनी आय को या तो उपभोग पर व्यय करेगा या सेविंग्स पर व्यय करेगा। इसके अलावा एक लास्ट कंसेप्ट है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम जो है प्रति व्यक्ति आय है, किसी देश के निवासियों की औसत आय को व्यक्त करती है। जो प्रति व्यक्ति आय है हम उसको पर कैपिटा इनकम जो है वो राष्ट्रीय आय को यदि हम जनसंख्या से डिवाइड कर दें, किसी देश की जो जनसंख्या है उससे हम यदि विभाजित करते हैं या हम इसको कहें Y/N तो वो पर कैपिटा इनकम हो, प्रति व्यक्ति आय होगी। ये किसी देश के निवासियों की औसत आय को व्यक्त करेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे व्यक्तियों की आय इतनी ही होगी, कुछ अधिक आय वाले व्यक्ति भी होंगे, कुछ कम आय वाले व्यक्ति भी होंगे। उनमें अंतर कितना होगा ये देश में आर्थिक असमानता के ऊपर निर्भर करेगा, जिसको मापने की अलग विधियां हैं, तरीके हैं।
तो ये राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाएं हैं। हम इनमें एक कंसेप्ट से शुरू करके हम लास्ट में जो प्रति व्यक्ति आय तक पहुंच सकते हैं। और इस जीडीपी से जीएनपी, जीएनपी से एनएनपी, नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, जो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, ये सारी अवधारणाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम संख्यात्मक उदाहरणों के माध्यम से इनके अंतर संबंधों को स्पष्ट कर सकते हैं और हम प्रैक्टिस के माध्यम से एक जो कंसेप्ट है से दूसरे कंसेप्ट को प्राप्त करने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाएगा, क्या घटाया जाएगा, हम संख्यात्मक उदाहरणों के माध्यम से उसे हल भी कर सकते हैं। थैंक यू।